Hello everyone, welcome to my new video. This is Krishna Tarwar and welcome to all my channel कृष्णा क्लासेस 360। तो देखिए आज हम करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा। ये जो चैप्टर है आपका ये क्लास 9th का चैप्टर है, इकोनॉमी का ये चैप्टर है, 4th चैप्टर। देखिए तो इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने क्या है तीनों चैप्टर कवर कर चुके हैं अच्छे से बिल्कुल। तो ये हमारा चौथा चैप्टर लास्ट चैप्टर है। उसके बाद में क्या है हम जियोग्राफी देखेंगे आपके। तो इसी प्रकार क्या है जियो, हिस्ट्री और क्या है पॉलिटी, हम चारों जो बुक हैं 9th क्लास की सभी को कवर करेंगे। उसके बाद में हम 10th क्लास कवर करेंगे। उसके बाद में क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी वैकेंसी आने वाली EMRS में और आपका HCET भी आने वाला है और DSSS भी है। तो सभी में जो हम क्या है हिस्ट्री का कवर करेंगे A to Z बिल्कुल। तो चलिए अपने जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसे कि भारत में खाद्य सुरक्षा। देखें इसका सबसे पहले अवलोकन कर लेते हैं। देखो अवलोकन का मतलब यहाँ पर यह है कि इस चैप्टर में जो भी कुछ दिए रखा है, जितनी भी सारी बातें हैं, हम या क्या है सबसे पहले अवलोकन के माध्यम से देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या दिए रखा हुआ सब कुछ एक तरीके से क्या है अवलोकन में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसमें अवलोकन देखते हैं हम। तो यहाँ से जानेंगे देखिए अवलोकन में कि देखते हैं खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। यहाँ से देखें तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो इसी कहते एक तरीके से खाद्य सुरक्षा पहुंच और उसे क्या है प्राप्त करने का सामर्थ्य है। अगर देखें सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि जिसके पास क्या है उसे खरीदने के लिए क्या है पैसे हों, वो एक तरीके से क्या है सामर्थ्य कहलाता है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इसके अधिक प्रभावित होता है। अगर देखें जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? जब भी एक तरीके से खाद्य असुरक्षा होती है तो सबसे पहले जो क्या है गरीब व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि क्या है गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो क्या है खरीद सके। परंतु अगर अमीर व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं से क्या है एडजस्टमेंट वो कर लेता है। देखें खाद्य सुरक्षा क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और क्या है खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। देखें तो जो हमारी खाद्य सुरक्षा है किन किन प्रणालियों पर क्या है निर्भर करती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम, सबसे पहले हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है सबसे पहले देखें तो इसमें देखो सभी तक, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, तो सभी तक क्या है खाद्य का वितरण करना होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे हम देख सकते हैं आज जो आपका जो कोटा होता है वो राशन बंटता है जो सरकारी दुकानों पर, उसमें बहुत ही कम कीमतों पर क्या है आपको राशन उपलब्ध कराया जाता है। जैसे 2 रुपये किलो के हिसाब से क्या है आपको गेहूँ मिल जाते हैं, 2 या 3 रुपये किलो के हिसाब से क्या है आपको चावल मिल जाते हैं, तेल ही मिलता है। तो इसे क्या है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब देखेंगे शासकीय सतर्कता, तो जो सरकार है उसे भी क्या सतर्क रहना होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति। तो ये भी क्या है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा की एक तरीके से खतरा ना आए, जो खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में खतरा ना आए उसके लिए क्या सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे ही। तो ऐसे में देखो खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, खतरा किस पर आता है देखें तो हमने अभी बताया था आपको जो गरीब व्यक्ति है उस पर ही खतरा आता है। तो आगे जाने कि देखो इसका जो निपटाने का काम सरकार का ये, अगर गरीब व्यक्ति पर खतरा आता है किसका खाद्य सुरक्षा का, तो उसके लिए क्या है सरकार ही प्रावधान करती है कि आप ठीक है आपके पास खतरा है तो हम दूर कर देते हैं। आपके लिए क्या है जो आपका 20-22 रुपये किलो अनाज है हम आपको क्या है 2 रुपये किलो के हिसाब से दे देंगे। तो एक तरीके से क्या है सरकार इसे दूर कर सकती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो खाद्य सुरक्षा क्या है, जो खाद्य सुरक्षा है क्या। देखो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना। ये देख सकते हैं हम, सांस लेने के लिए क्या है वायु है, ये देख सकते हैं। लेकिन क्या खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है। अगर देखें यहाँ पर कि मतलब नहीं कि 2 टाइम जो टाइम का क्या है भोजन मिल जाए वो एक तरीके से क्या है हमारी वही क्या है वैसे वही खाद्य सुरक्षा, परंतु उससे भी आगे है बल्कि कहीं अधिक है। देखेंगे उससे भी कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्न आयाम हैं, इन आयामों को हम देख लेते हैं अच्छे से कि जो खाद्य सुरक्षा के कौन कौन से आयाम है। देखते हैं भैया अपना। देखो खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन की जो किसान है वो अनाज बोता है वो एक तरीके से खाद्य उत्पादन कितना देश में किसमें कितना अनाज हो रहा है। खाद्य आयात, अगर किसी देश में जो खाद्य है जैसे कोई भी एक तरीके से अनाज है उसकी कमी हो जाती है तो उसके लिए क्या है आयात कर सकते हैं हम। उसके बाद देखेंगे सरकारी अनाज मंडियों में संचित पिछले वर्ष का जो स्टॉक से है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पिछले साल का जो स्टॉक है जो सरकार ने इकट्ठा किया है तो उसे भी इसी में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। दूसरा देखेंगे खेज पॉइंट हमारा, इसमें देख सकते हैं
पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ऐसे ये जाएगा कि क्या है इसमें, जो इसका अर्थ क्या है कि जो खाद्य है वो क्या है प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। अब देखेंगे सामर्थ्य का अर्थ हमने आपको बताया था। वैसे तो सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था भी कि क्या है सामर्थ्य, तो मतलब ये क्या है कि उसके पास क्या है, जो भी उसके खाद्य पदार्थ है उसे खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। ये होता हमारे एक तरीके से क्या है, सामर्थ्य। नीचे देखें, किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए, यहाँ पहला पॉइंट आ चुका, फिर सभी लोगों के लिए क्या है, पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। तो क्या है, अगर देखें यहाँ से क्या बात करते हैं, देखो कि क्या किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है, ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अगर देखो हम तभी एक तरीके से क्या है ये मान सकते हैं कि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा है तब क्या है सभी लोगों के पास क्या है अनाज उपलब्ध हो या खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं किसी देश में वो उपलब्ध हो, तभी मान सकते हैं हम। सभी लोगों के पास क्या है स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्या है क्षमता हो, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें वो क्या है खा सके, खाने योग्य देखें तो जिनके एक तरीके से क्या है जैसे उसकी ज़रूरत है उसे खरीद सके, ऐसे क्या है खाद्य पदार्थ की उसे ज़रूरत हो उसे खरीद सके, उसके खरीदने के लिए क्षमता हो। आगे देखें, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। तो क्या है, खाद्य को जो खरीदने में क्या है कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। यहाँ से देखें तो खाद्य की उपलब्धता का मतलब यहाँ से है कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है खाद्य उपलब्ध हो सके। बाधा से मतलब यही है कि अगर मान लो किसी गरीब व्यक्ति के पास खाद्य है नहीं, पैसे की प्रॉब्लम है, तो क्या है सरकार उसे मुहैया कराए खाद्य। अब देखेंगे खाद्य सुरक्षा क्यों, ये भी पॉइंट हमारे जानने के लिए कि खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका। देखें तो खाद्य सुरक्षा क्यों है, समाज का देखेंगे, समाज का अधिक जो गरीब वर्ग तो क्या है हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु क्या है जब पूरे देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुई अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर वाले लोग भी क्या है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम आती है कि मान लो गरीबी के कारण क्या है तो गरीब जो लोग हैं वो तो खाद्य से सुरक्षा से मतलब ग्रस्त हो सकता है, परंतु क्या है अमीर व्यक्ति भी क्या है तब ग्रस्त होगा खाद्य सुरक्षा से जब क्या है भूकंप या बाढ़ है या सुनामी या फसल एक तरीके से बर्बाद हो जाती है, ऐसी स्थिति आती है तो क्या है एक अमीर व्यक्ति भी क्या है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। तो ये हमारा पॉइंट है। चलते हैं आगे, ये पॉइंट और जान देखो, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। ये छोटा सा पॉइंट है, बड़ा आसान है वैसे तो, बाकी से जल्दी जल्दी करेंगे। देखो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए, देखो किसी प्राकृतिक आपदा जैसे ही सूखा के कारण खाद्य की कुल उपज में गिरावट आती है, ये देखा। उसके बाद में देखेंगे कि इससे क्या है प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। जब एक तरीके से क्या है इस प्रकार की स्थिति आती है तो क्या है खाद्य सुरक्षा में कमी आ जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, ये आपको पता ही है कि जब भी क्या है इस प्रकार की स्थिति आएगी तो क्या है कीमतें बढ़ जाती हैं। तो देखेंगे कुछ लोग ऊंची कीमतों पर क्या खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते, जो गरीब लोग होते हैं क्या है वो खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में क्या देखेंगे यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है, यह क्या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। ये पॉइंट है। आगे देखें, व्यापक भुखमरी से क्या है अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ये एक तरीके से व्यापक क्षेत्र में फैले, ज़्यादा क्षेत्र में फैले, तो इसमें क्या है भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। जो नीचे पॉइंट देखे थे वही है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें अकाल के दौरान, यहां से देखें अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। जब अकाल पड़ जाता है तो क्या है बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भुखमरी तथा विवश होकर क्या है दूषित जल या सड़े भोजन का प्रयोग से क्या है फैलने वाली बीमारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोर लोगों से के प्रति क्या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिरावट के कारण होती है। अगर देखें ऐसा होता है जब भुखमरी पैदा हो जाती है तो जो मनुष्य है कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके कारण क्या है
उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण क्या है और भी ज़्यादा मौतें होती हैं और ऐसे में क्या है एक तरीके से भयानक बीमारी फैल जाती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 का, याद रख लेना। बंगाल का क्या अकाल था, इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मरे थे। बिल्कुल याद रखना इस पॉइंट को कि कितने हैं, बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 की बात है, उसमें क्या है 30 लाख लोग मरे थे। ये पॉइंट है हमारा। देखिए इस आप क्या है सारणी को देख सकते हैं यहाँ पर। बंगाल प्रांत में क्या है, प्रांत में चावल की उपज तो देखेंगे 1938 है। यहाँ से पूरी पूरी एक तरीके से सारणी दे रखी है भाई, ये देखो। तो देखें 1938, 1939, 40, 41, 42, 43। तो यहाँ से क्या है कितना क्या है चावल हुआ है, तो देखें 85 है 1938 में, 39 में 79, 82, 68, 73 और 76 ये है। बाकी मतलब आयत है, कितना आयत किया है 38 में, 1938 में कुछ भी आयत नहीं किया। 39 में 4 टन है और 4 लाख टन है। 1940 में 3 लाख टन है। 1941 में देखें तो आपका हो जाता है ये 2 लाख टन। 1942 में हमने कुछ भी आयत नहीं किया बंगाल में, और 1943 में क्या है 3 लाख टन आयत किया है। बाकी निर्यात देखें तो एक ही वर्ष किया था 1942 में 1 लाख टन। कुछ मतलब कुल आप उपलब्धता ये देख सकते हैं वाले पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए यहाँ से जो हमारा समझने वाले पॉइंट है उन्हें हम देख तरीके से करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा जो पॉइंट है जो मेन है वो है हमारा खाद्य असुरक्षित कौन है, जो खाद्य से असुरक्षित देखेंगे यहाँ से कौन है, ये वाला पॉइंट हम देखेंगे। देखिए यद्यपि भारत के लोग एक ऐसे बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषक की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे क्या है सार्वजनिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो बड़े क्या है जो थोड़ी बहुत क्या है अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, मतलब कौन है एक तरीके से क्या है जिनके पास बहुत कम जमीन है। जो दस्तकार हैं, जिनके पास अपना दस्तकार है, हाथ का कारीगर है, पारंपरिक सेवा प्रदान करते हैं, और क्या है करने के वाले लोग अपना छोटा मोटा काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक तरीके से क्या है, और भिखारी और आश्रित जो निरक्षित जो लोग हैं वो है आपका किससे प्रभावित होते हैं, वो खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होते हैं। देखें क्षेत्रों में क्या है यहाँ तक हो गया, हाँ ये हो चुका है क्या, आश्रित बाजार में काम करते हैं। तो ऐसे ये लोग क्या है जिसमें क्या है खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होते हैं। ये क्या है कामगार अधिक मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनकी क्या है इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित ही रह सकते हैं। एक तरीके से क्या है जो काम करते हैं उन्हें इतना ही पैसा दिया जाता है जिससे क्या है वो जीवित रह सकें, तो इसलिए क्या है वो लोग खाद्य से प्रभावित हैं। ये हमारा पॉइंट है। चलते हैं आगे जाने तो खाद्य पदार्थ खरीदने में क्या है असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी क्या है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित भूमिका निभाती है। ये पॉइंट हमारा कि क्या है अगर समझने की कोशिश करें तो जो हमारा खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी क्या है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति तो क्या है हमारी जो सामाजिक संरचना क्या है जिसमें हम कौन कौन लोग शामिल है देखें तो जिसमें अगर कह सकते हैं SC BC जो हमारी कैटेगरी है, जैसे इसमें दे रखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो इससे क्या है अधिक प्रभावित होते हैं। देखें ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है इनकी देखें तो शुरू से एक तरीके से अवहेलना की जाती है। इन्हें एक तरीके से जब हमने चैप्टर देखा था तो दबाया और एक तरीके से इन्हें कुचला गया है। इस प्रकार देखें जो हमने चैप्टर देखे थे इसमें जो हमारा 9th में चैप्टर है 8th में सॉरी, तो उसमें देखे थे हमने, तो उसमें हमने पाया कि क्या है जो SC BC वाले लोग उन्हें हमेशा से एक तरीके से क्या है दबाया गया। तो इसलिए क्या है वो लोग क्या है यहाँ पर असुरक्षित हैं खाद्य की दृष्टि से। ये हमारा पॉइंट हो चुका। देखो कि क्या है यहाँ से पिछड़े जाति के लोगों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार बहुत कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। जो हमारा कैटेगरी देखा था हमने SC और BC जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वो होती है अनुसूचित जो क्या है जंगलों में रहती है। खाद्य की दृष्टि से क्या सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो क्या है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और क्या है जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है उन लोगों को। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। जो कुपोषण से क्या है सबसे अधिक कौन प्रभावित होती है, महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह क्या है गंभीर चिंता का विषय है। इसमें देखेंगे क्यों, क्योंकि क्या है देखें तो क्योंकि अजन्मे जब पेट में बच्चा है तो कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिलाने जो वाली महिला है
वो क्या है, और क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जो क्या है खाद्य सुरक्षा से प्रभावित हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं। उसमें देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और क्या है सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। ये देखते हैं हम। आगे देखें, वास्तव में देखो यहाँ पर देखेंगे कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, और देखेंगे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, और आपका देखें तो पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और कुछ भाग क्या है इसके इससे प्रभावित है। तो देखते हैं आगे। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से क्या है असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। जो भुखमरी क्या है, जो खाद्य सुरक्षा को क्या है इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। आगे देखें, भुखमरी गरीबी की एक क्या है अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित लोग से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है, और क्या है भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। ये हमारा पॉइंट है। आगे देखें, भुखमरी के दीर्घकालिक और क्या मौसमिक आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं क्या है गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपने अत्यंत निम्न आय और क्या है जीवित रहने के लिए क्या खाद्य पदार्थ खरीदने में क्या है अक्षमता के कारण दीर्घकालिक क्या है भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। ये हमारे पॉइंट है। तो इसमें ज़्यादा उससे इतना कुछ है नहीं, बाकी जो हमारे मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से दे रखा भुखमरी के प्रकार, मौसमी भुखमरी है, दीर्घकालिक भुखमरी है, और टोटल हम देख सकते हैं। तो ग्राम में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी है। तो देख सकते हैं आपको सारे पॉइंट दे रखे हैं कि क्या एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस सारणी को। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि एक बार यहाँ से देख लेते हैं। देखो कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि क्या है भारत का क्या है लक्ष्य रहा है, किससे एक तरीके से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता होना। देखें, स्वतंत्रता के पश्चात क्या भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत की कृषि में एक नया रणनीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति में हुए विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में है। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति क्या है शीर्षक से क्या एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति को प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं में सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में भी इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई, और क्या है बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक तरीके से ये क्या है एक समान नहीं थी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश क्या है सर्वाधिक है, एक मिनट, सर्वाधिक क्या है वृद्धि हुई है, जो कि 44.01 और क्या है 30.021 करोड़ टन क्रम से 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन ये है आपका 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रम से 2015-16 में है। ये एक तरीके से सारे के सारे डाटा है, इसे आप याद कर लेना। यहाँ से देखते एक तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा, ये हमारा जो पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा। देखिए 70 के दशक, 70 का मतलब क्या है यहाँ से है कि 1970 से लेकर 1979 1980 तक देखते हैं, ये हमारा 70 का दशक में क्या मौसम के विपरीत दिशाओं में के दौरान क्या है भी देश के में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में क्या है उपजाई जाने वाली विश्व फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों में के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खाद्य मौसमी स्थिति के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। एक तरीके से ये सिंपल पॉइंट है। देखते हैं आगे।
इस सारणी में आप देख सकते हो कि क्या है, कब कब एक तरीके से अनाज कितना टन हुआ है, ये सारा एक तरीके से डाटा दे रखा है। अब देखते हैं बफर स्टॉक क्या होते हैं। बफर स्टॉक आपको सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि बफर स्टॉक होते हैं जो एक तरीके से अनाज को स्टॉक किया जाता है। ये कौन करता है, देखें तो ये क्या, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जो भारतीय खाद्य निगम है वो करता है, जैसे FCI कहते हैं, के माध्यम से क्या सरकार द्वारा क्या है अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार होता है, जो सिंपल है। न्यूनतम क्या है, समर्थित कीमत इसे कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को क्या है प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य सुरक्षा में अनाज देखें खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ये अगर देखिए पॉइंट आपको मैं बताऊँ आपको, इसका मतलब क्या है। यहाँ से सबसे पहले क्या होता है कि मान लो इस समय क्या है गेहूँ उगाए जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हो, तो उसके बाद में क्या है सरकार अपना एक रेट तय करती है, जो क्या है फसल उठने से पहले ही निकाल देती है, एक तरीके से रेट तय कर देती है। तो उसके अनुसार क्या है हमें बाजार में या मंडी में क्या है वो फसल उसी रेट पर बिकती है, वो क्या है कीमत पहले तय की जाती है, जैसे क्या है न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जा सकता है। ये इसका जो मेन पॉइंट है। चलते हैं आगे। अब देखो बफर स्टॉक का मतलब क्या है, देखिए क्यों करते हैं। देखो आपका मैं आपको मतलब बिल्कुल साफ साफ बता दूं, इसमें क्या है जो बफर स्टॉक होते हैं, जितना भी अनाज होता है भारत में, उस जो बिकता है बाजारों में मंडी में, उसे क्या है सरकार खरीदती है। सरकार क्या है उसे बफर स्टॉक में रख देती है। तो हमें पता है कि एक साल से ज़्यादा अगर रखेंगे तो अनाज खराब हो जाता है। इसके लिए क्या है सरकार ने एक प्रावधान किया है, उन्हें बफर स्टॉक में जो अनाज रखा हर वर्ष क्या है उसे निकाला जाता है। और जो गरीबों को जो अनाज मिलता है, जो राशन जो मिलता है, हम देखते हैं जैसे एक तरीके से जो आपके राशन कार्ड बने हैं इसलिए बने हैं, तो वो क्या है आपका साल दर साल निकलता रहता है। अब देखेंगे वही हमारे दे रखी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। क्या है कि क्या है सभी को समान रूप से क्या है अनाज दिया जाता है। देखिए अगर इसे गौर से देखते चलें, बिल्कुल सिंपल पॉइंट दे रखे इसमें, देख सकते हैं कि इसमें क्या भारतीय खाद्य निगम, देख सकते हैं भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या है क्या है अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित कर देती है। हम एक तरीके से सारा कुछ देख सकें, एक तरीके जो राशन के दुकान होते हैं शहरों में कस्बों में, ऐसे करके क्या है इसमें क्या है देश भर में, यहाँ से जो पॉइंट हमारा देश भर में लगभग क्या है 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में क्या जिन्हें उचित रेट वाली दुकानें कहा जाता है, जो सरकारी दुकान होते हैं जैसे उन्हें कह सकते हैं। चीनी खाद्य और मतलब खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल अब नहीं मिलता, वैसे तो वो बाकी पहले मिलता था। ये सब क्या है बाजारी कीमतों से बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, ये आपके है। जैसे देखिए राशन कार्ड रखने वाला कोई भी क्या है परिवार प्रति माह इसके क्या है अनुबंधित मात्रा, जैसे जितना भी एक व्यक्ति को मिलता है, जैसे 35 किलोग्राम अनाज और 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी आदि एक तरीके से इस पर मिलती है। ये एक तरीके से वो दे रखे हैं किस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कितना मिलता है, वो सारे पॉइंट है। वैसे आप सभी जानते हो, बिल्कुल आसान पॉइंट था। आप यहाँ से देख सकते हो इस दुकान को। आगे देखेंगे जो हमारे पॉइंट जान लेके लिए हम मतलब वही देखेंगे मेन। तो इसे हम जल्दी से पूरा पढ़ते हैं और आपको फिर बताते हैं समझाते हैं। देखो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। जो राशन की व्यवस्था है वो कब से हुई है ये हम जान ले, बिल्कुल मेन पॉइंट हमारा कि जो राशन की दुकानों की तरीके से व्यवस्था कब हुई है, जब बंगाल में 1940 का अकाल पड़ा था उससे बाद में हुई है। हरित क्रांति से पूर्व क्या भारी खाद्य संकट के कारण क्या है 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। एक तरीके से क्या है हमें पता 1960 के दशक में क्या है आपका क्या आया था, जो आपका हरित क्रांति आई थी, तो उसके बाद में क्या है इसे और ज़्यादा बल मिला है, पुनर्जीवित किया है खाद्य इसको जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। उसके बाद देखें गरीबी के क्या है उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के माध्यम से जो NSSO की क्या है रिपोर्ट के अनुसार क्या है खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो सभी को एक तरीके से समान रूप से अनाज देना। आगे देखेंगे नेक्स्ट है पहले से भी थी जो पहले से भी थी जो वितरण प्रणाली हमने देखी, लेकिन उसे क्या है और मजबूत किया गया। एकीकृत क्या है बाल विकास सेवाएं हैं, जो क्या है ICDAS को क्या है प्रायोगिक आधार पर क्या 1975 में शुरू की है। क्या है काम के बदले अनाज, ये आपको याद रख लेना है कि काम के बदले अनाज भी है। जिसके पास अनाज नहीं है सरकार के लिए काम करो, काम देगी सरकार, उसके लिए क्या है आपको अनाज देगी उसके बदले में। और क्या है और कार्यक्रमों को चलाने के
बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो गरीबी को हटाने के लिए वो भी क्या है कार्यक्रम चलाए हैं। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन जो हम मिड डे मील देख सकते हैं स्कूलों में, वो है के रूप में क्या खाद्य दृष्टि से सुरक्षित कार्यक्रम है। अधिकतर क्या है PAP की खाद्य भी क्या खाद्य सुरक्षा बढ़ते हैं, रोजगार मतलब बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की क्या है आय में बढ़ोतरी कर क्या है खाद्य सुरक्षा में क्या है बड़ा योगदान देते हैं। एक तरीके से क्या है इतने एक तरीके से सरकार ने कार्य किए हैं खाद्य सुरक्षित करने के लिए सभी को, और क्या है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। आगे देखें, यहां से देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या है वर्तमान में स्थिति क्या है। अगर आज देखें सभी को एक तरीके से अनाज जो दिया जाता है उसकी आज स्थिति क्या है, तो यहां से देखेंगे, एक मिनट यहां से देख लेते हैं पहले। यहां से जो पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर क्या है सभी के साथ भेदभाव न करके क्या है सभी को एक तरीके से समान रूप से क्या है खाद्य दिया जाता है। एक तरीके से क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है आज की जो स्थिति है। इसमें देखें यहां से जो पॉइंट देखते हैं हम 1992 के दशक, यहाँ से पॉइंट देखें 1992 में देश के 1700 मतलब ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या है दूर दराज और क्या है पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से बाहरी क्षेत्र में गरीबी को लक्षित करने का सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। एक तरीके से क्या है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि सभी को क्या है खाद्य पहुंचना चाहिए, चाहे कहीं भी कोई है दूर दराज पर क्यों नहीं, क्योंकि क्या है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्या है पहुंचना इतना संभव नहीं है, उनके लिए भी क्या है खाद्य सुरक्षा की गई है। यह पहला मौका था जब क्या है निर्धनों और क्या है गरीबों के निर्धन के लिए क्या है विभेदक कीमत नीति अपनाई गई है। इसके अलावा 2000 में 2 विशेषकर योजनाएं जैसे क्या है अंत्योदय अन्न योजना और क्या है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई हैं। ये योजनाएं क्रम से गरीबों में भी सार्वजनिक सर्वाधिक गरीबी और क्या दीन वरिष्ठ नागरिकों समूह और क्या समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का लक्ष्य संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में का क्या है सारांश सारणी में दिया गया है। ये देख सकते एक तरीके से क्या है जो प्रणाली है। यह भी एक तरीके से क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता देख सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक प्रारंभ की गई, 1992 तक। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 भी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। अंत्योदय जो योजना है अन्य योजना है 2002 और क्या अन्नपूर्णा योजना 2000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। एक तरीके से क्या सारा डाटा दे रखा है। ये पहला एक आरंभ की कब क्या आरंभ की गई, लक्षित समूह क्या है इसका, अखाद्यान्न क्या मात्रा कितनी है और क्या है निर्गत कीमतें कितनी, एक तरीके से सबकी कीमत दे रखी है। चलते नेक्स्ट अंत्योदय योजना के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता से रेखा से जो नीचे है गरीब परिवार से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई थी। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा के नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण करके के द्वारा चुने हैं और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये क्या है प्रति किलोग्राम की क्या है अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया है। देखिए जो हम आज भी देख सकते हैं आज की क्या है यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़कर क्या 35 किलोग्राम कर दी गई है। जून 2003 में, अगस्त 2004 में और क्या है 50-50 लाख अतिरिक्त BPL है। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे क्या है इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई है। ये एक तरीके से सब्सिडी दे रखी नीचे। चलते हैं आगे, इसे देख सकते हैं हम यहाँ पर। देखो वर्ष 2014 में क्या है FCI के पास गेहूं और चावल का क्या है भंडारण 65.2 करोड़ टन था। जो FCI के पास 2014 में कितना था, तो वो था आपका 65.2 करोड़ टन था। अब देखेंगे जो क्या है न्यूनतम बफर क्या है, बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। जो हमारा बफर स्टॉक में जितना होता है उससे भी क्या है बहुत अधिक था ये।
देखेंगे यह बफर स्टॉक क्या है, प्रतिमान से लगातार ऊंचा बना रहा है और सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन क्या है, खाद्यान्न के वितरण द्वारा क्या स्थिति सुधार में आई है। अगर देखिए क्या है, अब क्या हम इस स्थिति में है कि अब अच्छी स्थिति में है। देखें थोड़ा सा और भी आगे, जो क्या है इतना बफर स्टॉप है, ये क्या एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से देखें तो इसमें क्या है, अनाज जो बर्बाद भी हो जाता है, एक तरीके से ज़्यादा अनाज होने के कारण क्या है, ये बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का क्या है भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव क्या है लागत के लिए क्या है भी जिम्मेदार है, क्योंकि क्या है इतना अनाज हो चुका है, अब उसका क्या है हम देख रेख क्या है नहीं कर पाते हैं। न्यूनतम क्या है समर्थित कीमतों को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए क्या है सरकार को विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम क्या समर्थित कीमत पर क्या अनाज भी अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक जैसे क्या है पंजाब हरियाणा और क्या है आंध्र प्रदेश, जहाँ से अनाज खरीदा जाता ज़्यादा, और से क्या है डाले गए दाव के क्या नतीजा है। जिसके अलावा चूंकि खरीदारी की कुछ क्या है समृद्ध क्षेत्र हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ सीमाएं पश्चिमी बंगाल और क्या दो फसलों गेहूं और चावल तक क्या सीमित है। यहाँ से एक तरीके से क्या है ज़्यादातर क्या है यही फसलें उगाई जाती हैं। ये वही फसलों के बारे में थोड़ा सा डाटा है। जैसे मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं पर ज़्यादा जोर दिया गया है, बाकी जबकि क्या है मोटे अनाज गरीबों का क्या है प्रमुख भोजन होता है। फिर भी क्या है जो किसान है अब क्या कौन सी फसल उगा रहे हैं, वो उगा रहे हैं जो आपकी जिनसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, जिन तरीके से क्या है हम नगदी फसल कह सकते हैं। तो देखें आगे, देखो नगरीय भारत में, यहाँ से देखिए नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति जो चावल की क्या है खपत 4.71 किलोग्राम से बढ़कर क्या है 4.49 लगभग 5 किलो मान सकते हैं एक व्यक्ति की है। 2011-12 में मतलब हो गया प्रति व्यक्ति क्या है पीडीएस चावल की क्या है खपत 2004-05 से क्या है 2011-12 तक क्या है ग्रामीण भारत में दुगनी हुई। और देखेंगे आगे और क्या है भारत में 66% बढ़ी है, जो क्या है इसकी नगरीय भारत में ये क्या है 66% बढ़ी है। क्या है पीडीएस गेहूं की प्रति क्या है प्रति व्यक्ति खपत क्या है 2004 और 5 में एक तरीके से डाटा दे रखा है। इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए तो राशन कार्ड की बात की, यहाँ पर क्या है 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। आपको क्या है 3 प्रकार के कार्ड, 3 प्रकार के आप क्या है कार्ड और क्या है कीमतों की श्रृंखला देखते हैं। पहले यह नहीं था जो बड़ी परिवार राशन की क्या है दुकानों से अनाज खरीद सकते थे, या हाँ क्या है उनकी क्या है कोटा निश्चित था। अगर देखें कोटे की बात करिए ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे देखें तो वो सारे बात वही आ जाती है कोटे पर ही। नेक्स्ट आइडिया देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। फिर देखो सरकारी समितियों कि क्या है खाद्य सुरक्षा में भूमिका, जो सरकारी समितियां उनकी क्या है खाद्य सुरक्षा में क्या क्या भूमिका रही है ये और जान लेते, फिर हमारा चैप्टर आज खत्म है। फिर ये देखते हैं। देखो भारत में विशेष कर क्या है देश के दक्षिण और क्या है पश्चिम भागों में सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी समितियां निर्धन लोगों को क्या है खाद्य की बिक्री के लिए क्या है कम कीमत पर दुकानें खोलती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में क्या निजी राशन की दुकानें हैं, उन्हें क्या है उनमें से क्या है करीब 94% सरकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। वो क्या है प्राइवेट क्या है सरकारी के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इस प्रकार देख दिल्ली में क्या है मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण दरों पर दूध, जो दिल्ली में क्या है दूध और सब्जी उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादक में अमूल एवं क्या है सफल सहकारी समितियां उदाहरण है। इसने क्या है देश में श्वेत क्रांति ला दी है, जो दूध की क्या है श्वेत क्रांति है। देश में विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समिति के और अनेक उदाहरण हैं। एक तरीके से सारा वही पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर देखेंगे यहाँ से देखें, इसी तरह देखें तो महाराष्ट्र में क्या है एकेडमी ऑफ क्या है डेवलपमेंट साइंस ने क्या है विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठन के नेटवर्क में सहायता की है। जो एक तरीके से गैर सरकारी संगठन उनकी सहायता की है। ADS गैर सरकारी संगठन के लिए क्या है खाद्य सुरक्षा के विषय में
प्रशिक्षण और क्या है क्षमता क्या है निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे क्या महाराष्ट्र में के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंक की स्थापना गैर सरकारी संगठन के माध्यम से मतलब उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने के में क्या है एडीएस की क्या है कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सकल और क्या है नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत मिलती है। एक तरीके से हमारा हो गया ये चैप्टर पूरा। हमने एक तरीके से जो हमारे मेन पॉइंट है आज हमने वही देखे, क्योंकि क्या है ज़्यादा लंबा लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे लिए मेन पॉइंट है वो एक तरीके से जानते हैं, वही हमारे एग्जाम में आते हैं। वो सारा कुछ एक तरीके से क्या है हमने इसमें देख चुके हैं। तो अब मिलते हैं, जो हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर हम शुरू करेंगे। अब मिलते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर में, और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।